क्या है ये संशोधन करना वाकई कहीं न कहीं ये बताता है कि केंद्र सरकार ने एक बड़ा हस्तक्षेप किया है। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर जब से केंद्र सरकार यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2014 से देश के अंदर बनी है, तो तमाम जो मुस्लिमों को टारगेट किया जाता है, सीएए लाया गया और उसमें एनआरसी भी लाने की बात कही गई थी। अमित शाह खुद क्रोनोलॉजी समझाते हुए नजर आए थे, लेकिन जब सीएए पर विरोध हुआ तो वहाँ पर सरकार को यू टर्न लेना पड़ा और एनआरसी के फैसले को त्याग दिया। लेकिन उसके बाद में 3 तलाक का बिल लाकर भी कहीं ना कहीं मुसलमानों के धार्मिक मामले में हस्तक्षेप किया। उसके बाद में अब वक्फ बिल ला करके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप किया जा रहा है। उसके बाद में यूसीसी लाने की तैयारी भी यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है सरकार कर रही है। 370 का मसला भले ही जम्मू कश्मीर का, लेकिन वहां पर भी मुसलमानों को टारगेट किया गया। तो ये देखा गया है कि यहाँ पर जो बीजेपी की रणनीति है वो हमेशा मुस्लिम वक्फ बिल को लेकर पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है और इन सब के बीच में ये देखा भी जा रहा है कि देश के तमाम कई बड़े राज्यों में हिंसा की खबर भी सामने आ रही है। अब ऐसे में सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट से बड़ी जो राहत है वो बोर्ड के सदस्यों को मिल पाएगी या नहीं। लेकिन एक सवाल फिर ये भी बन जाता है कि क्या ये जो बिल पास किया गया है इसका चुनावों पर असर पड़ता नजर आएगा। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ये 2 बड़े ऐसे चेहरे हैं जिनके दम पर केंद्र की सरकार बनी है और इन्होंने अगर समर्थन वापस ले लिया तो आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना पड़ जाएगा। तो क्या नीतीश और नायडू ने जो समर्थन किया है इसका नुकसान इन्हें चुनावों में उठाना पड़ेगा? बिहार में तो इस साल चुनाव है भी। और क्या मुसलमानों की नाराजगी नीतीश, नायडू, जयंत, चिराग इन सबको भारी पड़ती नजर आएगी? इसी मुद्दे पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारे खास सहयोगी अब्बास भाई। और अब्बास भाई बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। अब्बास भाई, पूरे देश भर में हम देख रहे हैं कि वक्फ बिल को लेकर जो विरोध प्रदर्शन जारी है और जगह जगह हिंसक झड़प की खबरें भी सामने आ रही हैं। और ऐसे में एक सवाल ये खड़ा हो जाता है कि जो मुस्लिम वोट बैंक अभी तक नीतीश को बहुत अच्छा खासा मिलता रहा, चंद्रबाबू नायडू के पास रहा, जयंत को भी मिलता रहा, लेकिन अब ये मुस्लिम वोट बैंक खिसक रहा है और अगर ये निकल रहा है इनके हाथ से तो ये विपक्ष की तरफ जा रहा है। तो मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि क्या इस बिल का जो समर्थन किया है एनडीए के सहयोगी दलों ने, क्या सबसे बड़ी गलती इन्होंने कर दी है और इन्हें नहीं पता है कि क्या चुनावों में इतना बड़ा नुकसान इन्हें हो सकता है? देखिए, बिल्कुल ये शायद किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि इतना बड़ा जो मुस्लिमों का जो विरोध है वो हमें देखने को मिलेगा। लेकिन उसका शिकार यहाँ पर कहीं ना कहीं एनडीए के सहयोगी दल जरूर हो गए हैं, क्योंकि बीजेपी तो नहीं कह सकते, क्योंकि बीजेपी को मुसलमानों का उतना वोट बैंक मिलता भी नहीं है। तो इसलिए जो एनडीए के सहयोगी दल हैं, यानी कि चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार जैसा आपने नाम लिए, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, जयंत हो, या फिर ये तमाम दल ऐसे हैं जिनको मुसलमानों का वोट बैंक मिलता रहा है। और मुसलमानों में इस कदर नाराजगी देखी जा रही है कि पहले संसद के अंदर भी इस पर हंगामा हुआ और उसके बाद में जब से ये कानून बना है तो सड़कों पर दिन ब दिन ये जो प्रदर्शन है वो बढ़ते जा रहे हैं। और पश्चिम बंगाल से आपने देखा कि कई तरह से हिंसक झड़पें जो हैं वो भी सामने आई। और मैं कह सकता हूं कि शायद ये सीएए के बाद में सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन देश के अंदर हो रहा है। जी भाई, आप अपनी बात आगे जरूर रखिएगा, लेकिन मेरा एक सवाल ये बन रहा है कि जो एनडीए के जो सहयोगी दल है, अभी हाल ही में आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी का बयान आया, उन्होंने कहा कि मुसलमानों को बरगलाने की कोशिश हो रही है और जो संशोधन किया गया है इससे मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। ना उनके घर छीने जाएंगे, ना मदरसे छीने जाएंगे, ना मस्जिद पर बुलडोजर चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो बदलाव किए गए हैं इससे आम मुसलमान हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी भी मुसलमान को फर्क नहीं पड़ेगा। और जबकि दूसरी तरफ विपक्ष ये कह रहे हैं कि भैया ये सीधे सीधे तौर पर हमारी ज़मीनों को कब्जा कर रहे हैं, ये जो है हमारे एक्ट जो हमारा बोर्ड है इसमें कहीं ना कहीं दखल दे रहे हैं। तो किसकी बात सही है और किसकी गलत है? और इसमें यह भी देखा जा रहा है कि क्या वाकई जो संशोधन किया गया है ये संशोधन करना वाकई कहीं ना कहीं ये बताता है कि केंद्र सरकार ने एक बड़ा हस्तक्षेप किया है? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर जब से केंद्र सरकार यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2014 से देश के अंदर बनी है, तो तमाम जो मुस्लिमों को टारगेट किया जाता है, सीएए लाया गया और उसमें एनआरसी भी लाने की बात कही गई थी। अमित शाह खुद क्रोनोलॉजी समझाते हुए नजर आए थे, लेकिन जब सीएए पर विरोध हुआ तो वहाँ पर सरकार को यू टर्न लेना पड़ा और एनआरसी के फैसले को त्याग दिया। लेकिन उसके बाद में 3 तलाक का बिल लाकर भी कहीं ना कहीं मुसलमानों के धार्मिक मामले में हस्तक्षेप किया। उसके बाद में अब वक्फ बिल ला करके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप किया जा रहा है। उसके बाद में यूसीसी
पॉलिसी लाने की तैयारी भी यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है सरकार कर रही है। 370 का मसला भले ही जम्मू कश्मीर का, लेकिन वहाँ पर भी मुसलमानों को टारगेट किया गया। तो ये देखा गया है कि यहाँ पर जो बीजेपी की रणनीति है वो हमेशा मुस्लिम विरोधी रही है, और इसलिए यहाँ पर वक्फ बिल पर भी जो विपक्ष सवाल उठा रहा है वो बिल्कुल जायज़ सवाल उठा रहा है। और आपने देखा कि ये बिल लागू हुए आए हुए भी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर संपत्तियों के सर्वे करने के आदेश दे दिए गए, क्योंकि उनको पता है कि वक्फ की संपत्ति विवादित हैं, उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है। भाई 200-300 साल पुराने, 400 साल पुराने डॉक्यूमेंट्स कहां से इंसान निकाल कर लाएगा? अगर ये बिल जो आप लेकर के आए हैं, ये बिल फिर मंदिरों पर भी लागू कीजिए, ये बिल जो है बौद्धों उस पर भी लागू कीजिए, ये बिल सिखों पर भी लागू कीजिए, ये बिल ईसाइयों पर भी लागू कीजिए, सारे धर्मों पर लागू कीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत ज़्यादा संपत्तियां हैं, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट ऐसे हैं जिनके पास में उसके संपत्ति के डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं हस्तक्षेप की बात की जरूर की गई है, और मुसलमानों को विशेष तौर पर यहाँ पर निशाना बनाया जा रहा है। जी, और देखिए बहुत बारीकी से बता रहे हैं अब्बास भाई, और जिस तरीके से ये बात कही जा रही है कि अगर आप एक बोर्ड में बदलाव कर रहे हैं तो आप अन्य बोर्ड में भी बदलाव कीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो एनडीए के सहयोगी दल हैं वे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो बदलाव किया गया है ये बदलाव उस तरीके का बदलाव नहीं है जिस हिसाब से देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। मैं ये बात करना चाहूँगा बस भाई, जो सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला गया है, क्या वहाँ से बड़ी उम्मीद उन्हें लग सकती है? क्योंकि देखिए राष्ट्रपति से भी मिलने का वक्त इन्होंने मांगा था, लेकिन वक्त उन्होंने नहीं दिया और बिल पर साइन हो गया। तो जो आखिरी उम्मीद बच रही है सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पर किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, सुप्रीम कोर्ट से कुछ उम्मीद ज़रूर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले भी इस तरह के केसेस हैंडल कर चुका है और कई बार केंद्र सरकारों को झटका भी दे चुका है। अगर सुप्रीम कोर्ट में जो एलिगेशन यहाँ पर विपक्ष के द्वारा या मुस्लिम संगठनों के द्वारा लगाए गए हैं, यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और मौलिक अधिकार और तमाम जो यहाँ पर जो पिटिशंस में डाला गया है, पूरा रिसर्च करके अगर उसमें कोई भी बात सही पाई जाती है, सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात विपक्ष रखने में कामयाब रहता है, तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट इस बिल को रिव्यू करने के बाद में इस बिल को रिजेक्ट कर सकता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास में यह अधिकार है कि अगर जो मौलिक अधिकार है, यानी संविधान की रक्षा करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का, अगर संविधान पर हमला हो रहा है, उसके जो मौलिक अधिकार का किसी का हनन हो रहा है, समानता के अधिकार का हनन हो रहा है, धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप हो रहा है, तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट के पास में यह पावर है कि वो किसी भी बिल को रद्द कर सकता है। आपको मैं याद दिला दूं, अभी 2024 के चुनाव से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया था, क्योंकि उसमें निजता के अधिकार का हनन हो रहा था। तो ऐसे में बिल्कुल यहां पर पूरी संभावनाएं ये हैं कि वक्फ बिल जो है सुप्रीम कोर्ट से रद्द किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अब्बास भाई आपका। और ये अब बाकी आने वाले समय में ही देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट से क्या जो बड़ी राहत है वो बोर्ड के सदस्यों को मिल पाएगी, बोर्ड को मिल पाएगी, या फिर इन्हें बड़ा झटका लगेगा, और क्या वाकई देश भर में आने वाले समय के अंदर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल सकते हैं, और सरकार का क्या स्टैंड रहेगा। इन तमाम मुद्दों पर आगे भी हम चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ।